नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका भी उस शख्स के साथ वहां से चली जाती है तो इधर दूसरी तरफ राजमहल के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी का ड्राइवर अब यहाँ पर हॉर्न बजा रहा था तो उसे सुनते ही अब एक सिक्योरिटी गार्ड अब उस गाड़ी के पास आकर ड्राइवर की तरफ अब ओपन विंडो के पास आकर कहता है, जी कहिए कौन है आप, किससे मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड किस बात पर वो ड्राइवर कहता है, बड़ी रानी से कहिए कि वी आर राजमाता यहाँ पर आ चुकी हैं, उनके स्वागत की तैयारी की जाए, कोई भी कमी उनके स्वागत में नहीं छूटनी चाहिए। राजमहल में वो सिक्योरिटी गार्ड अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनने के बाद अब दौड़ते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है और अब वो यहाँ पर अब अपने हेड को सारी की सारी बातें बता देता है कि बाहर एक गाड़ी आकर रुकी है और उसका ड्राइवर उसे ऐसे ऐसे कह रहा है। इधर उस सिक्योरिटी गार्ड की ये बात सुनते ही अब वो हेड कहता है, तुम सभी रेडी रहो, मैं एक बार अंदर जाकर बड़ी रानी को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देकर आता हूँ, क्योंकि उनके स्वागत के लिए बड़ी रानी को जैसा भी कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। इस बात पर अब वो गार्ड भी हाँ में अपने सिर को हिला देता है। तो इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद इधर हेड अब अपने सभी सर्वेंट से कहते हैं, राजमाता आ चुकी हैं, उनके स्वागत की तैयारियां करो। देखो किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तक वो वहाँ पर बड़ी रानी से बात कर चुके थे। और एक बात, उनका रूम तो ठीक है ना, उनके रूम में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, रूम पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए। इस बात पर अब एक सर्वेंट कहता है, सभी कुछ ठीक है और सारी साफ सफाई भी ऑलरेडी हो चुकी है और वो देखिए एंट्रेंस पर फूलों से स्वागत भी लिखा जा चुका है और फूलों की रंगोली भी पूरी तरह से रेडी है। बड़ी रानी को एक दिन पहले ही इसके बारे में पता चल गया था कि राजमाता राजमहल में आ रही हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही हमें यहाँ पर सब कुछ बता दिया था सारी ही तैयारियों को पूरा करने के लिए। इसलिए उनके कहे अनुसार हमने सब कुछ पहले से ही तैयार रखा हुआ है। इस बात पर अब वो कहते हैं, राजमहल के सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दो, हम सभी ही उन्हें लेने के लिए जा रहे हैं। या एंट्रेंस पर अब बड़ी रानी का होना बहुत ही जरूरी है। अब इस बात पर अब एक सर्वेंट कहता है, जी मैं यहाँ पर सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ। और ये कहते हुए ही वो स्टाफ अब सभी को इन्फॉर्म करने के लिए महल के अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का हेड वहाँ से अब बाहर चला जाता है। बाहर जाते हुए ही वो अपनी टीम से कहता है, हेलो टीम, टेक योर पोजीशन। अब हेड सर्वेंट की इस बात को सुनकर अब वो सभी लोग गेट से होकर अब अंदर की तरफ एक लाइन बनाते हुए ही दोनों तरफ अपनी अपनी गन को लेकर खड़े हो जाते हैं। इधर उन सभी की गन यहाँ पर आसमान की तरफ ही थी। सामने से आ रहे कमांडर इन चीफ बीच में खड़े होकर अब अपनी तेज आवाज में ही कहते हैं, राजमहल को रिप्रेजेंट करते हुए ही मैं कमांडर इन चीफ राजमाता का इस राजमहल में आने के लिए आग्रह करता हूँ। राजमहल में आपका स्वागत है। अंदर बैठी राजमाता ने जब ये सब सुना तो वो अब अपने ड्राइवर को कुछ इशारा करती है। अब उस इशारे को समझते हुए उसका ड्राइवर भी अब सबसे पहले अपनी तरफ की खिड़की का दरवाजा खोलकर भागते हुए अब वो यहाँ पर गाड़ी के पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है, क्योंकि राजमाता ने भी उन्हें आदेश दे दिया था कि वो भी यहाँ से अंदर जाने के लिए तैयार हैं। तो वो पीछे जाकर अब सबसे पहले गाड़ी के पिछले दरवाजे को खोल देता है और जहाँ पर जो दरवाज़ा इधर राजमहल की साइड ही था। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो अंदर खड़े सभी की नज़र बस दरवाजे की तरफ ही थी। वो सब यहाँ पर देखते हैं कि खिड़की खुलते ही एक लेडी अब उस गाड़ी के अंदर से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। इस औरत ने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था विद मैचिंग पर्स, दोनों हाथों को हैंड ग्लव से ढका हुआ था। एक हाथ में उसने गोल्डन कलर का ब्रेसलेट पहना हुआ था और दूसरे हाथ में सेम कलर की रिस्ट वॉच पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को कर्ल किया हुआ था और सिर पर एक हैट था।
चेहरे चेहरे पर यहाँ पर ब्लैक कलर का एक मास्क था ताकि किसी को भी उसका चेहरा ना दिखे। इन सभी की वजह से सिर्फ बस उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थी, बल्कि बाकी उनका पूरा का पूरा शरीर स्ट्रेस की वजह से पूरे ब्लैक कलर से ही कवर था। जैसे ही उनका पहला कदम अब यहाँ पर राजमहल में पड़ता है तो वहाँ पर खड़े सभी सिक्योरिटी टीम अब ऊपर हवा में फायर करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी चीफ ने पहले ही इन सबको इन्फॉर्म कर दिया था उनके स्वागत में कि उन्हें क्या क्या करना है। और अब वो यहाँ पर आसमान में फायर करते हुए अब वो यहाँ पर उनका वेलकम करते हैं। तो भी यहाँ पर साथ के साथ कहते हैं राजमाता का स्वागत है। जैसे ही राजमाता ने उन सभी को क्रॉस किया तो वो सभी अब 3-3 के पेयर बनाकर अब उनके साथ ही उनके थोड़ी दूरी बनाकर वो सभी अब उनके पीछे पीछे उनकी सिक्योरिटी के लिए चलने लगते हैं। इधर राजमाता चलते हुए ही उनकी नज़र अब इन सभी चीज़ों पर ही थी। वो राजमहल को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तो वहीं राजमहल के अंदर अब तक सभी हॉल में सारे के सारे सदस्य एकत्रित हो जाते हैं। इधर बड़ी रानी के हाथ में आरती की थाली थी और उनके बगल में यहाँ पर प्रिंसेस लतिका खड़ी हुई थी। प्रिंसेस लतिका ने यहाँ पर पिंक एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का एक लॉन्ग गाउन पहना हुआ था और एक पोनी टेल भी बनाया हुआ था। सामने के 2 बालों को उसने कर्ल किया हुआ था और उन्होंने भी अपने हाथ में ग्लव्स को पहना हुआ था, जैसे यहाँ पर ये राजमाता पहन कर आई थी। और वो बड़ी रानी से कहती है, बड़ी रानी आपने इतनी तैयारियाँ उनके लिए की हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए। अब लतिका के इस सवाल पर बड़ी रानी कोई भी जवाब नहीं देती कि तभी अब महेंद्र पीरामल वो अब अपने आप को नहीं रोक पाते और वो अब कहते हैं, बेटा आपके इस सवाल का जवाब तो मिल सकता है, क्योंकि मैं भी दीदी से काफ़ी वक्त से यही एक सवाल कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, वैसे दीदी ऐसा स्वागत तो आप किंग के आने पर भी नहीं करती हैं। ये तो पार्शलिटी है ना, क्योंकि देखो किंग ने इस राजमहल के लिए क्या कुछ नहीं किया है। वैसे यही राजमाता क्या किंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनके लिए आप इतना स्वागत कर रही हैं। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, महेंद्र अब जब तक राजमाता यहाँ पर हैं तुम अपने मुंह पर अपना ताला लगा लो। तुम अपने मुंह पर लगाम लगा कर रखना। देखो उनके सामने तुम्हारे मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं निकलना चाहिए उनके लिए, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम अपना मुंह बंद करने वाले हो नहीं। और हम नहीं चाहते कि राजमाता इस एज में तुम्हें डांट लगा दें। आप समझ रहे हो ना। अरे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हम किसी भी सूरत में राजमाता की डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहते। अब अपनी बहन की इस बात को सुनकर अब महेंद्र कहते हैं, दीदी मैं तो चुप ही हूँ। पता नहीं कौन सा अमर बिल है पीकर वो इस धरती पर आई हैं जो वो इस धरती से जाने का नाम ही नहीं ले रही। बस मेरे दिमाग में तो यही सब चलता रहता है। अरे क्या भला कोई इतने साल भी जीता है क्या। अरे मैं तो कब से उसे बुढ़ी ही देख रहा हूँ, लेकिन ये कैसी बुढ़िया है जो ऊपर जा ही नहीं रही। वैसे धनंजय भाई, मुझे तो ये लगता है कि ऊपर वाले ने इनकी रिटर्न टिकट ही नहीं बनाई होगी, और अगर उन्होंने एक बार भूल चूक कर उनके ऊपर की टिकट बना भी दी होगी तो शायद वो उसे बनाने के बाद उन्होंने उसे कहीं खो दिया होगा, जिसके बाद इनका कभी ऊपर जाने का नंबर ही नहीं आया। अब पता नहीं भगवान उस लिस्ट को उस टिकट को कब ढूंढ पाएंगे। ये ऊपर सभी को परेशान करती होंगी, तो ऊपर वाले ने शायद इसलिए इन्हें नीचे भेज दिया, और वो भी विदाउट रिटर्न टिकट के। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब महेंद्र की तरफ देखते हैं और कहते हैं, महेंद्र देख तू चुप हो जा। अभी तूने सुना है ना कि रेवती ने क्या कहा है। अपना मुंह बंद कर ले, क्योंकि राजमाता भी इधर ही आ रही हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी ये सब बातें सुन ली तो यहाँ पर बवाल हो जाएगा। इससे पहले कि यहाँ पर राजमाता तुझे कोई भी पनिशमेंट दे, मैं नहीं चाहता कि तू सच में कोई पनिशमेंट ले। इसलिए देख, अभी से ही कह रहा हूँ, अभी के लिए अपने मुंह को बंद रख। यहाँ पर ये सभी एक दूसरे के साथ बातें ही कर रहे थे।
यहाँ पर सभी के कानों में ही किसी के आने के फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती हैं। इन फुटस्टेप की आवाज़ों को सुनकर अब महेंद्र थोड़ा सा झुककर अभी यहाँ पर बड़ी रानी के कान में कहता है, लो आ गई, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इस बात पर अब बड़ी रानी उनकी तरफ घूर घूर कर देखती और कहती है, देख महेंद्र, हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, चुप, और हाँ, मेरी व्हील चेयर को आगे की तरफ लेकर चलो। अब यहाँ पर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही महेंद्र अब उनकी चेयर के पीछे आ जाते हैं और उनकी व्हील चेयर को अब आगे की तरफ लेकर जाने लगते हैं। क्योंकि बड़ी रानी ने अभी यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर नहीं किया था, वो अभी भी व्हील चेयर के थ्रू ही इधर उधर जा रही थी। इधर अब तक राजमाता भी उन सभी के सामने आ जाती हैं। उन्हें देखकर अब बड़ी रानी कहती है, बेटा लतिका, आप इनके पास जाकर इन्हें अंदर लेकर आइए। आपको पता है ना कि आपको इन्हें कैसे अंदर लेकर आना है। अब अपनी बड़ी रानी की इस बात पर को सुनकर अब प्रिंसेस लतिका कहती है, हमें रानी माँ ने सब कुछ सिखाया हुआ है। ये कहते हुए ये प्रिंसेस लतिका अब अपने गाउन को थोड़ा सा ऊपर उठाकर बड़े ही नजाकत के साथ राजमाता के सामने जाकर अब अपने हाथ को उनके सामने फैलाते हुए ही कहती है, हमारे इस राजमहल में हमारी राजमाता का स्वागत है। आइए राजमाता। ये सुनते ही राजमाता भी अब अपने हाथ को लतिका के हाथ पर रखते हुए ही अब उन्हें ग्रीट करती है और उन्हें थैंक यू भी कहती है। और लतिका के साथ जब वो यहाँ पर अंदर अपने कदमों को रखती है तो उनकी नाक में यहाँ पर एक अजीब सी महक आती है और साथ ही साथ अब वो राजमहल की इतनी सजावट को देखकर कहती है, बहुत ही अच्छा, ये सारा का सारा सजावट हमें पसंद आया, सारी तैयारियां हमें पसंद आई। अब यहाँ पर लतिका उन्हें लेकर अब बड़ी रानी के सामने आ जाती है तो वहीं बड़ी रानी भी अब उनकी आरती उतार कर कहती है, राजमाता, आपका स्वागत है इस राजमहल में। तो वहीं धनंजय भी अब उनके सामने अब अपने घुटने पर बैठ के वो उनके हाथ को पकड़कर उस पर एक किस करते हुए ही कहते हैं, राजमाता, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। धनंजय की इस बात पर अब यहाँ पर राजमाता कहती है, हमें भी आपको जिंदा देखकर काफी खुशी हो रही है। हम आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स देते हैं। राजमाता की इस बात पर अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल अब अपने मन में ही कहते हैं, लगता है ये बुढ़िया पागल हो गई है क्या। अरे ये भाई को लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग दे रही हैं, खुद तो पता नहीं ये कितना जीने वाली हैं। अब महेंद्र इधर उन्हें लेकर अब अपने मन में ही ख्यालों में थे कि तभी अब उन्हें धनंजय की आवाज़ आती है। धनंजय की आवाज़ को सुनकर अब महेंद्र जल्दी से अपने सेंस में आते हैं और वो भी यहाँ पर राजमाता का वैसे ही वेलकम करते हैं जैसे कि अभी धनंजय ने किया था। क्योंकि जब धनंजय ने देखा कि महेंद्र यहाँ पर अपने ही ख्यालों में है, इसलिए धनंजय ने महेंद्र को यहाँ पर उसका काम याद दिलाते हुए उसे पुकारा था। इधर राजमाता अब इधर उधर देख कर कहती है, वैसे ये क्या रवैया है। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अरे राजमहल की रानी कहाँ पर है। अरे यहाँ पर राजमहल की राजमाता आई है और देखो यहाँ रानी ही नहीं है। रानी का तो कुछ अता पता नहीं है, कहाँ है यहाँ पर रानी आलिशा। अब ये सुनते ही बड़ी रानी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर बात को संभालते हुए ही धनंजय पीरामल कहते हैं, जी वो आपके लिए ही थोड़ी सी मेहनत कर रही हैं। वो हमें पता है कि आपको सिर्फ फ्रेश और ऑर्गेनिक फूड ही पसंद है, इसलिए वो सेंट्रल पेरिस गई हुई है आपके लिए कुछ फ्रेश फूड आइटम लेने के लिए। मैं उसे अभी के अभी फ़ोन करता हूँ। मेरे ख्याल से वो बस अभी आती ही होगी। तब तक आप अपने रूम में आराम कीजिए और हाँ, फ्रेश होने के बाद ही हम सभी आपसे फिर से मिलते हैं। धनंजय की इस बात पर अब राजमाता कहती है, आई थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया। और शायद तब तक रानी साहिबा भी यहाँ पर राजमहल में वापस आ जाएगी। और वो क्या है ना, हमें भी रानी साहिबा से मिलने का बहुत ही मन है। वैसे हम अपने रूम में चलते हैं। इधर राजमाता की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ राजमाता, मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके कमरे तक। इस बात पर राजमाता भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और अब वो धनंजय के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं।
आगे आगे धनंजय चल रहा था तो उनके पीछे पीछे यहाँ पर राजमाता चल रही थी। इधर कुछ ही देर के बाद एलिवेटर से वो दोनों जैसे ही 6th फ्लोर पर जाते हैं तो जैसे ही यहाँ पर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वो दोनों ही अब एक रूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। इधर धनंजय अब राजमाता को उनके रूम में छोड़कर अब उन्हें ग्रीट करते हुए फिर से वापस आ जाते हैं और साथ ही वो अपने फ़ोन से आलिशा के नंबर को भी डायल कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने राजमाता से जो अभी कहा वो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए उन्हें अब जल्द से जल्द आलिशा को यहाँ पर राजमहल में बुलाना था। हालांकि राजमहल में क्या कुछ हुआ है, आलिशा अपनी पदवी को छोड़कर गई है। अभी इन सब बातों का धनंजय के लिए कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि धनंजय के लिए अभी भी आलिशा ही यहाँ पर रानी थी। इसलिए वो किसी भी तरह से राजमाता के सामने आलिशा केयरलेस है ये नहीं दिखाना चाहते थे। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो यहाँ पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आलिशा जल्दी से तुम जहाँ कहीं भी हो बस जल्दी से यहाँ पर राजमहल में आ जाओ। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब आलिशा कहती है, लेकिन मामा जी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना कि मैं राजमहल को छोड़कर आ चुकी हूँ। अब मैं वहाँ की रानी नहीं हूँ। आलिशा की इस बात को सुनकर अब धनंजय कहते हैं, देखो आलिशा, मुझे सब कुछ पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ अभी बस वही सुनो, क्योंकि वही करो, क्योंकि यहाँ तुम्हारा अभी यहाँ पर आना बहुत ही ज़रूरी है। धनंजय की इस बात को सुनकर आलिशा कहती है, ऐसा भी क्या हुआ है मामा जी। तो अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं, देखो आलिशा, राजमहल में यहाँ पर राजमाता आ चुकी है और वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रही है। देखो आलिशा, अभी तो मैंने बात को संभाल लिया है, लेकिन अब वो इससे पहले दोबारा तुम्हारे बारे में पूछे उससे पहले ही तुम यहाँ पर आओ। घर के अंदर की दरारों को बाहर वालों को नहीं दिखाना चाहिए। अरे मैं मानता हूँ कि तुम्हारे और बड़ी रानी के बीच में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि इसका फ़ायदा कोई बाहर वाला उठाए या कोई बाहर वाले को इस चीज़ के बारे में भनक भी लगे। यहाँ पर आकर अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कीजिए, बाकी की बातें बाद में करते हैं। आप हमारी बात को समझ रही हैं ना आलिशा। हम राजीव और करण से बाद में बात कर लेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उन दोनों को तुम्हारी चिंता होगी, लेकिन वो मैं अपने आप संभाल लूँगा। आप बस अभी के भी यहाँ पर राजमहल में वापस आइए। धनंजय की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आलिशा कहती है, ठीक है मामा जी, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं आ रही हूँ। अदरवाइज मुझे पता है कि मुझे राजमहल में देखकर हमारी रानी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब आलिशा की ये बात सुनकर धनंजय फिर से कहते हैं, देखो आलिशा, मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रेवती अब तुम्हें देखना नहीं चाहती। बस वो किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी हर्ट हुई है, इसलिए ये बातें धीरे धीरे सुलझ जाएगी, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर जल्दी आओ। तो ये सुनकर अब आलिशा कहती है, ठीक है मामा जी, हम आते हैं। तो इस बात पर अब धनंजय भी कहते हैं, थैंक यू बेटा मेरी बात को मानने के लिए। और हाँ देखो, आते टाइम वहाँ से आते वक्त सेंट्रल पेरिस के मार्केट से फ्रेश फूड लेकर आइएगा। वो क्या है ना कि जब आप यहाँ पर राजमहल में नहीं थी तो जब राजमाता ने आपके बारे में पूछा तो हमने उन्हें बहाना बनाकर बताया था कि आप उनके लिए वो फ्रेश फूड लेने के लिए ही उसी काम को करने के लिए गई हैं। तो हम नहीं चाहते कि जब आप यहाँ पर वापस आए तो आपके हाथ में कुछ भी ना हो, अदरवाइज वो आपको फिर आपको सुनाने का मौका नहीं छोड़ेंगी। और हाँ, हम कमांडर इन चीफ को भी वहाँ पर भेज रहे हैं, तब तक आप रेडी हो जाइए। धनंजय की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, जी ठीक है मामा जी। और ये सुनते ही धनंजय अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो यहाँ पर अपने आप में ही बात करते हुए अब वो यहाँ पर हॉल में पहुँच गए थे। अब वो वहाँ पर सभी को इग्नोर करते हुए राजमहल के सीधा ही बाहर निकल जाते हैं। अब राजमहल से बाहर निकलने के बाद धनंजय सीधा ही यहाँ पर कमांडर इन चीफ को आवाज़ लगाने लगते हैं। इधर धनंजय की आवाज़ को सुनकर अब कमांडर इन चीफ जल्दी से भागते हुए उनके सामने आकर अब उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ सर, कि आप यहाँ पर आए, आप हमें अंदर बुला सकते थे।
धनंजय की इस बात पर अब उस चीफ कमांडर की इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, देखो ये जो काम मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूँ वो यहीं पर ही होना जरूरी था। मैं नहीं चाहता कि अंदर किसी को भी इसके बारे में पता चलता। इसलिए देखो आप अभी के अभी सेंट्रल पेरिस के लिए आपको निकलना होगा। वहाँ पर आपकी रानी साहिबा आपका वेट कर रही होगी। आपको सेफली उन्हें यहाँ पर राजमहल में लेकर आना है। धनंजय की इस बात को सुनकर कमांडर इन चीफ कहते हैं, श्योर सर, मैं भी अपने कुछ साथियों को अपने साथ लेकर रानी साहिबा की सिक्योरिटी के लिए मैं भी ही निकल जाता हूँ। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो भी यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय भी हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं। तो इधर दूसरी तरफ पूरे किंग के पैलेस में रोहित अब यहाँ पर स्वाति के रूम में था। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, क्योंकि रोहित को यहाँ पर रानी अवंतिका ने भेजा था ताकि वो स्वाति मल्होत्रा को उस शख्स का ट्रीटमेंट करने के लिए लेकर आए। इधर अब यहाँ पर स्वाति अब रोहित से कहती है, रोहित आपको पता है आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ये सोचा भी कैसे है कि मैं उस इंसान को बचाने में आपकी हेल्प करूंगी? आप अब की बार गलत इरादा लेकर आए हैं। वैसे मैंने आज से पहले कभी भी आपके किसी भी काम को मना नहीं किया है, लेकिन सॉरी रोहित, ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। देखो रोहित, मैं ऐसा कभी कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तुमने जो भी ठीक लगे तुम वो करो। स्वाति की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, ये मेरा डिसीजन नहीं है माँ, ये नाना जी का डिसीजन है, क्योंकि नाना जी चाहते हैं कि आपको उस शख्स को हर हाल में बचाना ही होगा। रोहित की इस बात को सुनकर स्वाति कहती है, क्या कहा आपने? तुम्हारे नाना ने मतलब उस बुड्ढे के दिमाग में अब चल क्या रहा है? अरे वो सीधे सीधे ही कोई बात क्यों नहीं बताता है कि आखिर वो चाहता क्या है, करना क्या चाहता है? और सबसे बड़ी बात, हाँ, जब सब कुछ तय हो चुका था तो किंग ने उन्हें जिंदा क्यों छोड़ा है? मर क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि उसकी मौत तो पहले से ही तय हो चुकी थी ना। और जब ये सब स्टेप भी उठाए गए थे तो उन्होंने उसे बचाया क्यों? इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, वो आपके लिए और आयशा माँ के लिए, और अगर मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ना माँ, तो स्पेशली आयशा माँ के लिए ही वो चाहते हैं कि माँ आप उस आदमी को, उस शख्स को बचाएं, क्योंकि अगर वो शख्स को आप अभी बचा लेती हैं तो माँ के मन में जितना भी डर है, माँ अपने डर का सामना करेगी। और ये कैसे होगा, ये तो आपको भी अब तक इस बात का अंदाजा लग ही चुका होगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से ये सब सोच सकती हैं। रोहित की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, लेकिन रोहित, अब स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर अपनी बात को कंटिन्यू करने के लिए इतना ही कहा था कि तभी रोहित अब यहाँ पर स्वाति को अपनी बात भी पूरी नहीं करने देता। उससे पहले ही रोहित उसके दोनों ही हाथों को पकड़कर कहता है, माँ प्लीज मुझे अपनी एक माँ के डर को ख़त्म करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे नाना जी ही नहीं चाहते हैं, बल्कि मैं भी यही चाहता हूँ। अरे मैंने अपनी माँ को डर में जीते हुए देखा है, लेकिन अब और नहीं। अरे मेरी माँ ने जवानी से अब तक इतने दुखों को देखा है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उनके मन में मुझे लेकर या किसी को भी लेकर जो भी डर है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मुझे मेरी दूसरी माँ की ज़रूरत है, मेरी पहली माँ के डर को ख़त्म करने के लिए। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। इधर रोहित की इस बात पर तो भी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा एक पल के लिए पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। कुछ देर सोचने के बाद अब यहाँ पर अब स्वाति कहती है, अगर ये प्लान बैकफायर कर गया तो रोहित तब क्या करोगे? क्योंकि अगर वो शख्स बच गया और जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ तो क्या उसका कोई दूसरा प्लान है? स्वाति की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, देखो माँ, एक तो ऐसा होगा ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस इंसान की मौत को इंश्योर मैं खुद अपने हाथों से करूँगा। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है फिर, लेकिन इस बात का ध्यान रखना रोहित, फिर अगर तुम सच में ऐसा करोगे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ आयशा के लिए।
पता है रोहित, आयशा एक बहुत ही अच्छी कार रेसर थी, ये शायद बात तुम भी जानते हो। मैं आयशा को फिर से वैसे ही एक कार रेस करते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। स्वाति की इस बात पर रोहित कहता है, हाँ हाँ माँ, ऐसा जरूर होगा। और एक बात, थैंक यू माँ। वो अनिका नहीं है ना, तो मैं तो सच में डर ही गया था कि अगर अनिका यहाँ पर नहीं है तो अब उस आदमी को कैसे बचाया जा सकता है। रोहित की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ माँ को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती बेटों को। वैसे अनिका यहाँ पर नहीं है तो अनिका कहाँ पर गई? क्या उसे कोई जरूरी काम आ गया था क्या, और वो कहाँ पर गई है? इस बात पर रोहित कहता है, मेरे ख्याल से वो भी शायद मेडिकल फ्लोर के वार्ड में शिफ्ट हो चुके होंगे। अभी आप अनिका की छोड़ी और आप अभी मेरे ख्याल से अभी हमें वहाँ के लिए चलना होगा। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो दोनों ही अब वहाँ से जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद वो जैसे ही मेडिकल फ्लोर पर आते हैं तो वहाँ पर एक वार्ड के बाहर आकांक्षा बस स्वाति मल्होत्रा के ही आने का वेट कर रही थी, क्योंकि रोहित पहले से ही अवंतिका को वहां पर बताकर आया था कि वो उन्हें वहां पर मेडिकल फ्लोर में शिफ्ट कर दे। इधर आकांक्षा को वहां पर देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, जब ये यहाँ पर है तो फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत है रोहित, क्योंकि ये काम तो आकांक्षा भी तो कर सकती थी। स्वाति की ये बात सुनते ही यहाँ पर आकांक्षा अब उनके और भी पास आ जाती है और अब उनके पास आकर कहती है, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। आकांक्षा की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है फिर अंदर चलो। और ये कहते हुए ही स्वाति जैसे ही उस वार्ड के दरवाजे को खोलती है तो जैसे ही वो अंदर आती है तो स्वाति के कदम मानो अचानक से वहीं पे ही एकदम से ही जाम हो जाते हैं। मानो स्वाति अब अपने कदमों को आगे बढ़ा ही नहीं रही थी कि तभी अब आकांक्षा कहती है, डोंट बी इमोशनल मैम, ही इज क्रिटिकल। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, आई नो ही इज क्रिटिकल, बट मैं इस बात को नहीं झुठला सकती, ही इज माई फादर। क्योंकि यहाँ पर ये इतनी घायल अवस्था में कोई और नहीं बल्कि खुद यशवंत मल्होत्रा ही लेटा हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट अभी यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के हाथों से होना था। इधर स्वाति की इस बात पर आकांक्षा कहती है, इन्होंने जो हमारी क्वीन के साथ किया है ना, वो हम नहीं भूल सकते हैं। और क्या आप भी भूल गई हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था? आपको याद है सब कुछ? इस इंसान को 16 साल पहले जब आपके जिंदा होने का सच पता चला था ना, तो इसे कोई खुशी ही नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक असली पिता है ही नहीं। एक पिता वो होता है, जहाँ तक मैं अपने स्टोरेज डाटा के अकॉर्डिंग जानती हूँ, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये इसे तो अपने बच्चे की खुशी भी नहीं थी जिंदा होने की। इनफैक्ट इसने तो दोबारा ही आपको मारने की कोशिश भी की थी। तो क्या आपको याद है, आपके सीने पर खंजर भी मारा था? अरे वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि वो किंग थे, जो आप सभी को बचाने के लिए उस वक्त सामने आ गए थे। ये सुनते ही अब स्वाति यहाँ पर अब अपने सेंस में आते हुए ही कहती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। एनीवे चलो जल्दी चलो, इनकी जिंदगी का इन्हें जीने का एक और मौका देते हैं और ताकि इनकी मौत और भी भयानक हो, क्योंकि ऐसी मौत तो ये बिल्कुल भी नहीं मरने वाले हैं। इस बात पर अब आकांक्षा कहती है, ओके लेट्स गो। मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी कि आप इन्हें देखकर इमोशनल नहीं होंगी। और अब वो दोनों ही अब उनके पास जाकर पहले तो बस उन्हें ही देख रही थी, उन्हें एग्जामिन कर रही थी। तो वहीं यशवंत मल्होत्रा की नज़र जब स्वाति मल्होत्रा पर गई तो स्वाति को देखकर अब यशवंत कहते हैं, तुम सिर्फ मेरी ही नहीं उस अवंतिका की बेटी हो, तो तुम्हें तो मैजिकल केमिकल के बारे में पता ही होगा ना। वैसे मैं तुम्हें उस किंग का सच बताना चाहता हूँ। देखो स्वाति, तुम गलत इंसान का साथ दे रही हो। इवन इतने सालों तक तुमने उसी का साथ दिया है। अपने पापा को बचाओ स्वाति। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा आकांक्षा से कहती है, मैं सर्जिकल गाउन पहनने के लिए जा रही हूँ आकांक्षा, तब तक तुम इन एग्जामिन अच्छे से करो। अब स्वाति की इस बात पर आकांक्षा कहती है, श्योर, और वो अपने काम में लग जाती है।
तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में चक्कर काट रही अनंता अभी भी अपने मन में ही सोचती है, आखिर सिकंदर ने अपना काम कर ही डाला। हाँ, क्या उसे अपनी बेटी की तकलीफ होगा? जरा भी एहसास नहीं था कि उस शख्स ने उसकी बेटी के साथ क्या किया है। अरे उसे तो उस यशवंत मल्होत्रा को जान से ही मार देना चाहिए था। लेकिन तुम उसे जिंदगी दे रहे हो सिकंदर। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुझे नहीं पता ऐसा करने के पीछे तुम्हारा क्या कारण हो सकता है, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जहाँ एक तरफ अनंता के दिमाग में बूढ़े किंग के लिए हुए डिसीजन के वो बिल्कुल खिलाफ थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में सो रही आयशा के माथे पर यहाँ पर बहुत सारा पसीना था।